नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन a polluted urban area which of the following constituent of photochemical smoke has the least concentration। देखिए, जब भी हम अर्बन पोल्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन पोल्यूशन में फोटोकेमिकल स्मोक का नाम जो है एक बहुत बड़े पोल्यूटेंट के रूप में लिया जाता है। इसके अपने बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट हैं, हेल्थ इम्पैक्ट हैं, इन्वायरमेंट पे हम बहुत सारे इसके इम्पैक्ट देखते हैं। और हमें ये भी पता है कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो है विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन। इन सभी में जो है ओजोन जो है वो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट रहने वाला आपका पोल्यूटेंट है। जब भी हम बात करेंगे कि लीस्ट कंसंट्रेशन किसका है पोल्यूटेंट में बाय वॉल्यूम, तो हम जो है सबसे पहला जो हमारे माइंड में नाम आना चाहिए वो ओजोन है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सिंपली हम इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम किसी भी शहर में, सिटी में पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूटेंट की बात करते हैं, तो ट्रैफिक के माध्यम से, ट्रैफिक के द्वारा जो पोल्यूशन रिलीज़ होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मौजूद होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ आपका, हाइड्रोकार्बन्स हुआ, ये तीनों जो हैं आपके व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूटेंट हैं। और ओजोन जो है ये फोटोकेमिकल स्मोग में बनता है, और ये जो है केवल दिन के समय ही बनता है जब पीक सन आवर होते हैं। तो इस प्रकार से सारे रिएक्शन, सारे प्रोसेस को देख के हम ये जो है हमें पता चलता है कि ओजोन का कंसंट्रेशन जो है वो लीस्ट होता है बाकी सभी पोल्यूटेंट की तुलना में। अगला क्वेश्चन जो है फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस सीरीज में, तो उसमें एक मेजर टॉपिक जो रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और जब भी हम आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, ना केवल यूजीसी नेट, इन्वायरमेंटल साइंस, मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अराउंड एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलता है। क्वेश्चन है, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 वन ऑफ द टारगेट इज़ टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी पर 1000 लीव्स बर्थ टू एट लीस्ट एट एज लो एज 25 पर 1000। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, चलिए इसका तो हमें आंसर मिल गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है उसके अंदर जो हमने अपने टारगेट्स रखे हैं उसमें अंडर 5 का जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमें एटलीस्ट कितने करके कहाँ तक लेके जाना है, 25 पर 1000। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले जितने भी आपके गोल्स हैं उन गोल्स पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उन पे फोकस करेंगे, उनको सीक्वेंस में याद करेंगे, और उसके पश्चात जो है इस प्रकार का जो डाटा आ जाता है उसको अपने शॉर्ट नोट जो आप बना रहे हैं, जो अपने नोट्स बना रहे हैं, उनके साथ में एडिशनली आपने ऐड कर लेना है। क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है क्वेश्चन का कि किसी भी गोल के जो टारगेट है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है। और लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें सिमिलर से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट अगर आपको बेस ही नहीं पता तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हिट करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको हमेशा यही बताते आए हैं कि सबसे पहले तो हमें यही चीज़ जो है अच्छे से करना है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं,
और उसके बाद में जो है उनके कितने टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स में जो महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं सभी गोल्स के, वो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पे लगातार उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो हमारे पास में एट द एंड तक इतना बल्क में डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सही कर पाएंगे। फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल वाटर आउट ऑफ द अर्थ टोटल वाटर सप्लाईज इज अबाउट लेस देन 1%। देखिए, जब भी हम टोटल वाटर की बात करते हैं जो धरती पे मौजूद है, अगर हम देखें तो 100% वाटर टोटल वाटर हुआ, उसमें से 97% तो सलाइन वाटर है, जिसमें जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसका ना पीने में उपयोग किया जा सकता है, ना ही इंडस्ट्रियल इनपुट के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, ना ही एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले अपने वाटर को दो ब्रॉड क्लास में डिवाइड किया। सबसे पहले तो भाई पोर्टेबल वाटर, और जिसको फ्रेश वाटर कहा, दूसरा सलाइन वाटर। सलाइन वाटर जो है, जो 97% है, उसका उपयोग तो कहीं किया ही नहीं जाता, बट जो 3% जो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी जो मैक्सिमम वाटर हम देखते हैं वो हमारा आइस कैप में, ग्लेशियर में बाउंड है, यानी कि वो आइस की फॉर्म में बाउंड है, उसका भी उपयोग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो केवल 1%, लेस देन 1% ही पानी ही ऐसा बचता है जिसका उपयोग किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कोल्ड फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ 35%। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर प्लांट इज यूज्ड एंटायरली फॉर lighting purpose with average efficiency of 20%. What is the overall efficiency of conversion from coal to lightning? तो सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो आप जो है अपना क्वेश्चन हमेशा सही करेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आपकी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100, सिंपली। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट दिया हुआ है 35%, एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट इज़ 20%, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कोल टू लाइटनिंग इज़ 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, और आपका जो है कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा 7%। तो 7% जो है आपका सही आंसर है। तो इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं, बट हम सही फॉर्मूला हमें नहीं पता होता, इस वजह से हम गलत कर देते हैं, और कई बार हम कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर देते हैं जल्दी में। बट अगर आप सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से तसल्ली से अपना कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो है 2 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेंज टाइडल रेंज इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमिनिंग वेदर एन एस्चुरी वुड बी यूजफुल फॉर टाइडल पावर जनरेशन, एज एनर्जी अवेलेबल पर टाइड साइकिल डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ आर एज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टाइडल एनर्जी पे जो है हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते थे, आजकल तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम हो गए हैं, बट अगर हम देखें तो 2015 से लेके 2018 तक के आप पेपर देखेंगे तो उनमें एनर्जी रिसोर्सेज पे काफ़ी न्यूमेरिकल आए हैं। तो वहाँ पे आपने जो है ये फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। जितने भी फॉर्मूले आपके पास में हैं, चाहे टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, चाहे आपका सोलर एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि सभी फॉर्मूला को आप एक बार अपने एक पेज पे लिख के अच्छे से उनको याद करो, जिससे कि आप लगातार उनको याद कर सकें। अलग अलग जगह पे फॉर्मूले लिखे हैं तो उनको बार बार रिवाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन सभी को
के फॉर्मूले जो हैं एक पेज पे आप लिखेंगे और लिख के डेली बेसिस पे उनको याद करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सही कर पाएंगे। और कोई न्यूमेरिकल भी अगर आ जाता है, डाटा आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपली अपना फॉर्मूला का यूज़ करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी उपयोगी प्रूफ होगी। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।